तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा एक्टिविटी 2.7 के बारे में बताऊंगा और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उन्हें मैं आपको समझाऊंगा और उसके आंसर आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है 2.1.5। क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, यानी कि आपको मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन करनी है किसके साथ? एसिड्स के साथ, यानी कि मेटल के ऑक्साइड्स। अब मेटल के ऑक्साइड मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो मैं आपको एक स्क्रीन पे लेके चलता हूं फिर आपको समझाता हूं। ओके, तो जैसे कि बच्चों आप जानते हो एक आपकी पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर ही सारे आपके जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। अब आपको क्या करना है? मेटल ऑक्साइड करना है, यानी मेटल कौन से हैं? जो भी आपके पिंक से कलर कर रखे हैं ना, वो सारे के सारे आपके क्या है? मेटल्स हैं, सारे मेटल्स हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको? मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या होता है? मेटल ऑक्साइड बनता है, यानी कि आपके ये सारे क्या है? ये सारे आपके मेटल्स हैं। और आपको बुक में क्या ले रखा है? आपको कॉपर लिया हुआ है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना? 29, यानी कि ये वाला आपको लिया हुआ है। कौन सा लिया हुआ है? ये वाला आपका लिया हुआ है बच्चों। ठीक है, ये कॉपर आपका लिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला एलिमेंट को आपको ऑक्सीजन के साथ यानी इस वाले के साथ कराया, तो आपको क्या बन गया? पहले कॉपर ऑक्साइड बन गया और फिर उसका बाद में एसिड के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं अब अपनी स्क्रीन पर। तो आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है आपको? मेटल ऑक्साइड यानी मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन करनी है एसिड के साथ यानी अम्लों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.7। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड। कॉपर क्या मेटल है और उसे ऑक्सीजन के साथ पहले रिएक्ट कराया, कंबाइन किया है, तो उसे आपका क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना। और उसको क्या करना है आपको? कॉपर ऑक्साइड को एक बीकर में लेना है, बीकर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, एंड ऐड करना है उसके अंदर क्या मिलाना है आपको? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी डाइल्यूट HCl आपको मिलाना है स्लोली वाइल स्टीरिंग, यानी कि उसे जब मिलाओगे ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप कॉपर ऑक्साइड में मिलाओगे, बीकर के अंदर जो है उसे ड्रॉप वाइज मिलाओगे और मिलाते मिलाते ना उसे ग्लास रॉड आती है, कांच की रॉड, उसके अंदर उसे घोलते रहोगे। जैसे चम्मच से हम लोग चीनी घोलते हैं ना, उसी तरह उसे भी घोलते रहेंगे। ठीक है, आराम आराम से। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपको सॉल्यूशन का कलर नोट करना, वो कैसा आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, जो कलर आ जाता है ना वो ब्लू ग्रीन आ जाता है। कैसा? नीला हरा एक आ जाता है, यानी कि जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन कलर आ जाता है। वो क्यों आता है, कैसे आता है, वो भी बताता हूँ। ठीक है, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, यानी दो क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए। एक तो बताओ कि कलर कैसा आया, उसके बाद बताओ कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। तो हम बताते हैं जो कलर आता है वो हमारा ब्लू ग्रीन आता है। कैसा आता है? ब्लू ग्रीन कलर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो पूछा गया, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ। तो बच्चा होता क्या है ना, जब भी कॉपर ऑक्साइड जब आपका डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट और वाटर बनाता है, और जो सॉल्ट होता है ना वही एक्चुअली आपका क्या होता है? वो ब्लू ग्रीन कलर लेके आता है। यानी कि जब आपने जैसे ही इसमें HCl डाला किसके अंदर, बीकर में, जो कॉपर ऑक्साइड था, आपको ब्लू ग्रीन कलर मिला। वो एक्चुअली ब्लू ग्रीन कलर क्या है? वो एक सॉल्ट निकल के आ रहा है, सॉल्ट पैदा हो रहा है, सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी का रंग क्या है? ब्लू ग्रीन कलर है। ठीक है बच्चों, मैं आपको और एक वाइट ब्लैंक स्क्रीन में समझाता हूँ और अच्छे से। ठीक है, देखिए बच्चों आपका एक बीकर है, उसके अंदर आपने क्या ले रखा है? कॉपर ऑक्साइड CuO ले रखा है। उसके अंदर आपको क्या डालने के लिए बोला जा रहा है? डाइल्यूट HCl आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आपको एक सॉल्ट मिलेगा जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है आपका क्या? कॉपर क्लोराइड CuCl2 आपको मिलेगा। और आपको क्या मिलेगा? वाटर आपको मिलेगा। और बच्चों जो ये CuCl2 होता है ना, CuCl2 इसे बोलते हैं कॉपर क्लोराइड, इसी का रंग कैसा होता है? ब्लू ग्रीन कलर होता है। यानी कि जब आपका सॉल्यूशन के अंदर ब्लू ग्रीन कलर आता है, एक्चुअली क्या होता है? वो आपको एक्चुअली यही होता है, ये आपको बन रहा है, इसी वजह से उसका रंग क्या है? ब्लू ग्रीन कलर आया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कि इससे हमें क्या एक चीज़ और पता चली कि मेटल ऑक्साइड, जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करते हैं, किसी एसिड से, तो हमें क्या मिलता है? हमें एक सॉल्ट मिलेगा, एक सॉल्ट और एक वाटर मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एक्टिविटी की। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है? पहला पूछा हुआ है कि नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, जिसका हमें क्या आंसर लिखेंगे कि ब्लू ग्रीन। क्या लिखेंगे? ब्लू ग्रीन कलर आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। तो बच्चों कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर घुल जाता है और एक नया प्रोडक्ट निकल के आता है, वो क्या होता है? कॉपर क्लोराइड, जिसका रंग क्या होता है? ब्लू ग्रीन कलर होता है। अब आप सोच रहे हो कि सॉल्यूशन कैसे बोल रहा हूँ मैं। देखो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। सॉलिड वो होता है जिसे मिलाया जाता है, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें मिलाया जाता है। और जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन बोल देते हैं। जैसे चीनी हमारा सॉल्यूट, पानी हमारा सॉल्वेंट। तो चीनी को जब पानी में मिलाते हैं तो चीनी का पानी बन जाता है। इसी तरह नींबू को जब पानी में मिलाते हैं तो नींबू पानी बन जाता है, और वो क्या बन जाता है? बाद में जाके सॉल्यूशन बन जाता है। उसी तरह हमारा जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो सॉल्यूट होता है, और सॉल्वेंट हमारा HCl होता है। जब उसे मिलाते हैं तो क्या होता है? जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो घुल जाता है और एक नया प्रोडक्ट बन के आता है हमारे पास, कॉपर क्लोराइड CuCl2, जिसका रंग कैसा होता है? ब्लू ग्रीन होता है। अब आपको आगे पढ़ाता हूँ। क्या लिखा हुआ है? यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। जैसे कि मैंने बोला था आपको सॉल्यूशन का रंग कैसा होता है? ब्लू ग्रीन। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व, यानी कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है।
द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड। यानी कि जो ब्लू ग्रीन कलर आया हुआ है सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से आया हुआ है, वो कॉपर टू क्लोराइड की वजह से आया हुआ है। अब एक सोचो ये 2 क्यों लगा रखा है, एक्चुअली जो 2 है वो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है कि यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है। यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है आप कह सकते हो क्लोरीन को दे रखे हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो कि उसने क्लोरीन के साथ शेयर कर रखे हैं, ठीक है, कि क्लोरीन को ताकि क्लोरीन का भी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए और कॉपर का तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है ही, ठीक है। तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो उसने क्या करना, 2 इलेक्ट्रॉन उसे दे रखे हैं ताकि पूरा का पूरा जो कॉपर क्लोराइड है वो पूरा का पूरा एक स्टेबल कंपाउंड बन जाए, इसलिए लिखा गया कॉपर टू क्लोराइड, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे कॉपर 1 भी मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, 1 होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है बच्चों। ये आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा, अभी आप इतना समझ लीजिए कि कॉपर टू क्लोराइड में आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं कि द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज, यानी कि जैसे अब तक हम सारी की सारी जो रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं उनको एक जनरल फॉर्मूले में पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद हम उसकी मेन रिएक्शन पे लेके चलते हैं। तो इसकी भी जो जनरल एक इसकी जो है जनरल एक इक्वेशन क्या बनेगी कि मेटल ऑक्साइड को जब भी एसिड से रिएक्शन कराते हैं, मेटल ऑक्साइड को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, मेटल ऑक्साइड को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलेगा, हमें सॉल्टर वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्टर वाटर। आप कहोगे ये तो हमने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तब भी हमें सॉल्टर वाटर मिलता है, यानी एसिड और बेस। तो एसिड तो यहाँ पे है ही और बेस होता है, तो बेस क्या है, एक्चुअली आपका जो मेटल ऑक्साइड है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो हमारा बेस की तरह ही काम कर रहा है। क्या कर रहा है, मेटल ऑक्साइड हमारा बेस की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि एसिड के साथ बेस सॉल्टर वाटर देता था और यहाँ पे एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड सॉल्टर वाटर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड भी क्या एक काम कर रहा है, एक बेसिक ऑक्साइड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि इसे बेसिक ऑक्साइड ही क्यों बोले। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं, तो आप इतना बोलोगे भैया क्योंकि जो हमारा बेस होता था उसको जब एसिड से रिएक्शन करते थे तभी हमें सॉल्टर वाटर मिलता था, और ये हमारा मेटल ऑक्साइड है इसको भी हम एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं तभी हमें सॉल्टर वाटर मिल रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मेटल ऑक्साइड जो है एक बेस की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसे बेसिक ऑक्साइड कहा जा रहा है। ये भी एक रीज़न है, लेकिन इसका दूसरा जो मेन रीज़न होता है वो एक्चुअली ये होता है कि जो बच्चों बेस होता है ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरों के देने के लिए, और सेम उसी तरह हमारा जो मेटल होता है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं, ताकि वो दूसरों को दे सके। अपना तो कंप्लीट है ही, अपना तो स्टेबल है, अगर दूसरों को चाहिए तो दूसरों को भी दे सके, यानी दानी महात्मा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो मेटल यानी दोनों की प्रॉपर्टी कैसे देने वाली, इलेक्ट्रॉन देने वाली है, बेस की भी मेटल की भी। इसी वजह से हमारे यहाँ पे क्या है, मेटल ऑक्साइड, यानी कि इसका नेचर जो है बेस की तरह है, इसी वजह से बेसिक ऑक्साइड बोला जा रहा है। ये इसका मेन पॉइंट होता है बच्चों, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं उसे ठीक कर सकूँ। ऐसा मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई गलती करी, फिर भी मुझसे हो गई हो तो आप उसे लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए आगे क्या लिखा है बच्चों, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, यानी कि जो आपने ऊपर रिएक्शन पढ़ी कि कॉपर ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर मिलाता है, तो उसकी रिएक्शन भी लिखिए और उसे बैलेंस भी कीजिए। तो चलिए कर देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना उसे करना। तो बच्चों रिएक्शन तो लिख दिया, अब इसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉपर 1 है, कॉपर तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के भी बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करके दिखा देता हूँ। कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा है, कुछ है नहीं। यहाँ पे क्लोरीन 2 दे रखे हैं, यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है, यानी कि हम यहीं पे 2 लगा लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, इससे हमारा पूरा का पूरा बैलेंस हो जाए। सिर्फ हमें यही काम करना था। अब चेक करिए, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, और 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं, और 2 हमारे यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। क्लोरीन भी 2 हो चुके हैं, और क्लोरीन हमारे यहाँ पे 2 है, यानी कि हमारी पूरी रिएक्शन क्या होगी बच्चों, बैलेंस हो गई। हम सिर्फ जो बस हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कॉपर ऑक्साइड जब HCl से मिलेगा, कि जब कॉपर ऑक्साइड जो होगा वो जब कॉपर ऑक्साइड HCl से मिलेगा तो वो कॉपर क्लोराइड मिलेगा, CuCl2 हमें बनाना पड़ेगा और वाटर में बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई कम रह जाता है तो हम आगे कोफिशिएंट के थ्रू उसे बैलेंस कर सकते हैं। ये आपने चैप्टर 1 में सीखा ही होगा, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। अब आगे पढ़ते हैं, ये आपकी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, सिंस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं अगर वो एसिड्स के रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलाते हैं। ये क्या मेटल ऑक्साइड है, ये आपका एसिड है, ये आपका सॉल्ट है, और ये आपका वाटर है। क्लियर। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ ए बेस विद एन एसिड, जैसे आपने बेस को जब एसिड से रिएक्शन कराया था तब अब भी आपको सॉल्ट और वाटर मिला था, तो उसी तरह से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा
जो मेटल ऑक्साइड है आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, यानी कि हम मेटल ऑक्साइड को क्या कह सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड कह सकते हैं। इसका रीज़न मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया है कि मेटल ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड होता है बेस की तरह काम करते हैं। और बेस की तरह ही काम क्यों करते हैं, क्योंकि मेटल का नेचर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है, और बेस का नेचर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है मेटल ऑक्साइड, तो मेटल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की रिएक्शन जब कर रहा है तो बेसिकली क्या कर, वो अपने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर रहा है, ठीक है, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, 2 की कमी होती है। 2 की कमी कौन पूरी करता है, तो कॉपर 2 की कमी पूरी कर देता है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं अपने जो टॉपिक है 2.1.6। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक 2.1.6। क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अभी हमने पढ़ी थी रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। मेटेलिक ऑक्साइड कौन से थे, यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं। अब हमारा क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो आपने अगर नॉन मेटल नहीं देखे तो उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो बच्चों आपको जो ये ब्लू से कर रखे हैं ना, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ये सारे आपके नॉन मेटल्स होते हैं। और कार्बन क्या है आपका, एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है आपका, एक नॉन मेटल। जितने भी आपके पिंक से कर रखे हैं वो सारे मेटल्स हैं, जितने भी ब्लू से कर रखे हैं नॉन मेटल्स हैं, और जो ग्रीन से कर रहे हैं वो एक्चुअली मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, मेटल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। नॉन मेटल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। आप इसे चैप्टर 3 में बारीकी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप नहीं समझ लिए कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे चलते हैं एक्टिविटी पर। ठीक है, तो आपने देख लिया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन से होते हैं। जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उन्हें हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि एक नॉन मेटल होगा और ऑक्सीजन के साथ उसे कंबाइन कर रखा होगा तो क्या बन जाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। उसे रिएक्शन किसके साथ कराना है, बेस के साथ कराना है। पहले किसके साथ कराया था, मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ, अब कराएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ कराएंगे। तो क्या है देखिए, आगे पढ़ते हैं। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, इन एक्टिविटी 2.5 में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो आपने एक्टिविटी 2.5 में हमने बेसिकली मैंने आपको समझाया ही था। तो बच्चों मैंने आपको एक्टिविटी 2.5 में बताया था कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं और एक बेस भी होता है ये, इसे जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या निकल के आता है, हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो सॉल्ट हमें कौन सा मिलता था, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता था, वाटर यानी कि H2O मिलता था, और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 प्लस वाटर यानी कि H2O मिलता था। ठीक है, सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड। तो बच्चों ये भी क्या उसी तरह से नहीं निकल के आ रहा कि जब हम एसिड को बेस से रिएक्शन कराते थे तब भी हमें सॉल्ट और वाटर मिलता था, अब हम क्या करें, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस से रिएक्शन कराने तब भी हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो एक तरह से किसकी तरह काम करेगा, वो एक तरह से एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, किसकी तरह, एसिड की तरह काम करेगा। किसकी तरह, एसिड की तरह। इसी वजह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, जैसे कि हम मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहते थे, उसी तरह हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। क्यों, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक की तरह काम करते हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं दूसरों से। उसी तरह जो हमारे एसिड्स होते हैं वो भी हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं दूसरों से। इसी वजह से हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड भी बच्चों कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसकी रिएक्शन भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca ब्रैकेट में OH2 से मिलेगा कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। यानी कि जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक बेस रिएक्शन करेगा तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। सेम उसी तरह जब एक मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब भी आपको एक सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसकी जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे उनको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और आंसर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आपका काम यही है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चंस पर आते हैं हमारे। पहला क्वेश्चन से क्या पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। यानी कि हमें जो कर्ड यानी कि दही और जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे चीज़ें होती हैं, उन्हें हमें ब्रास और कॉपर यानी कि तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका एग्जांपल आपने घरों में बहुत देखा होगा, बहुत फैमिली में ऐसा हो चुका है कि वो क्या करते हैं, जब भी गन्ने का जूस, मौसम्बी का या फिर अनार का जूस लेके आते हैं और उसे तांबे के बर्तन में रख देते हैं और कुछ देर के बाद उसे पी लेते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें सीधा हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई है, यही तो कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, जैसे हम जानते हैं बच्चों, कर्ड होता है, दही और जो भी सोर्स सब्सटेंस होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। और जब वो किसी मेटल से रिएक्शन कर जाते हैं, किससे, मेटल से रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। और जो सॉल्ट निकल के आता है वो पॉइजनस नेचर का होता है, यानी कि जहर की तरह एक काम कर सकता है, जहर का नेचर का होता है। तो वो क्या करता है, फिर वो खाने को, जो भी खाना है
उसे ख़राब कर देता है, चाहे वो हमारा जूस हो या कोई और भी चीज़, उसे ख़राब कर देता है, जहरीला बना देता है। तो हमें क्या हो, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और हमें हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ जाता है। तो यही रीज़न होता है बच्चों कि हमें कोई भी खट्टे सब्सटेंस को, खट्टे पदार्थों को ये ब्रास या कॉपर यानी कि तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और सॉल्ट जो होता है वो हमारे पॉइजन नेचर का होता है। इसका रीज़न आपको इसका आंसर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा बच्चों। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखोगे कैसे आप, तो इसे ऐसे लिखना, कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर एंड व्हेन दीज एसिडिक सब्सटेंसेस रिएक्ट लिखो या कंबाइन विद मेटल, तो क्या करते हैं, देन फॉर्म्स पॉइजनस सॉल्ट दैट टर्न्स यानी बदल देते हैं फूड को किस में, पॉइजन में बदल देते हैं, विच डैमेज पीपल्स हेल्थ यानी कि जो पीपल की जो हेल्थ होती है ना लोगों की, उसको ख़राब कर देते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा हुआ है, 1 तो आपका हो गया, ठीक है। 2 क्या पूछा हुआ है, विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, जब भी एक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपने जिंक का किया था एसिड के साथ, जिंक लिया था और सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, तो क्या मिला था आपको, जिंक सल्फेट यानी एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस मिली थी आपको, ठीक है। तो इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बताइए, यानी कि आपको रिएक्शन लिख के दिखानी है। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, इस गैस जो का आप टेस्ट कैसे करोगे कि वही वाली गैस है, ठीक है। तो कैसे करोगे, हमने पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते थे, मोमबत्ती लेके जाते थे, जलती मोमबत्ती, और जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते थे वो पोप की आवाज़ के साथ जलते थे। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, दिखा सकते हैं। आंसर इसका ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एनी मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के तौर पर क्या देंगे, लिख देंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और इसका रीजन कैसे लिखो कि पोप की आवाज़ के साथ जलती है, उसका आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों समझ में आया होगा। तो मेरी कोशिश है कि आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन समझा चुका हूँ मैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, मेटल कंपाउंड ए, यानी कि कोई मेटल कंपाउंड है जिसका नाम नहीं दे रखा, उसको ए से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। मेटल कंपाउंड, मेटल के साथ कुछ ना कुछ होगा उसके साथ, तभी उसे मेटल कंपाउंड बोला गया है। वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी डाइल्यूट HCl के साथ वो रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, यानी कि वो एफरवेसेंस निकाल रहा है, यानी कि बुद्ध पदार्थ निकाल रहा है। अभी हमें क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। आगे पढ़ते हैं। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, यानी कि इससे जो गैस निकल के आ रही है, यानी कि जो मेटल कंपाउंड है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या निकल के आ रही है, एक गैस निकल के आ रही है, ठीक है। और वो गैस क्या कर रही है, उस जली हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो या तो ये तो मैं ऐसा तो एक ही गैस निकलती है, ऐसी कौन सी गैस है जो मोमबत्ती को बुझा देती है, तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। अब हमारा काम और भी आसान हो गया, यानी उसने हमें क्या दे दिया, रिएक्टेंट में उसने एक कैल्शियम क्लोराइड दे दिया, मेटल कंपाउंड ए हमें बताना है, और हमारी क्या हो रही है, एक गैस निकल रही है। वो गैस कौन सी होगी, हम जानते हैं क्योंकि मोमबत्ती को बुझा देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। और एक प्रोडक्ट भी उसने हमें बता दिया, कैल्शियम क्लोराइड उसने हमें बता दिया। अब मैं आपको एक वाइट स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको समझाता हूँ, ओके। तो बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला, कोई आपका एक कोई मेटल कंपाउंड है, यानी कि वो मेटल का कंपाउंड है, और वो किससे रिएक्शन कर रहा है, डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो रिएक्शन कर रहा है। और क्या दे रहा है वो आपको, उसने दे रखा है क्वेश्चन ने कि कैल्शियम क्लोराइड आपको दे रहा है, यानी वो एक्चुअली क्या है, सॉल्ट है आपका। और आपको कह रहा है कि गैस निकल रही है जो जलती मोमबत्ती को बुझा रही है, तो हम समझ के कौन सी गैस होगी, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ठीक है। इतना उसने दे रखा है। अब हम इसे देखते हैं कि हमें बताना है क्या है, उस मेटल कंपाउंड को बताना है कि उसका नाम क्या है, ए जो कंपाउंड है वो कौन सा है, ये बच्चों आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए। तो थोड़ा बहुत हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलती है, किसी कार्बोनेट से निकलती थी। और हमारे जो मेटल दे रखा है इस कैल्शियम क्लोराइड में कौन सा है, कैल्शियम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है मेटल कंपाउंड वो कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कौन सा, CaCO3 होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कोई मेटल कार्बोनेट होता है, अगर वो एसिड से रिएक्शन करता है तभी वो क्या देता है, सॉल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और साथ के साथ पानी यानी H2O देता है, जो क्वेश्चन ने नहीं दे रखा बना के, क्या देता है, H2O देता है, ठीक है। अब आप खुद ही देख लीजिए, आप इसे बैलेंस भी कर सकते हो कि आपका ये बैलेंस है कि नहीं बच्चों, आप चेक कर सकते हो। देखिए कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, और 2 ये रहे और 1 ये रहा, ठीक है, 3 पूरे हो गए। और H यहाँ पे कितना, 1 है, और यहाँ पे कितने, 2 ही। H बैलेंस नहीं है आपको, तो H बैलेंस नहीं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 लग जाएंगे तो आपके H बैलेंस हो गए। अब 2 H हो गए,
तो 2 क्लोरीन भी हो गए। तो 2 क्लोरीन है क्या यहाँ पे? हाँ 2 क्लोरीन है बिल्कुल भी। तो यानी कि ये क्या होगी, हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। आप हाइड्रोजन को ना देखें, आप क्लोरीन को ही देख लें कि 2 क्लोरीन यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे, तो भी आप 2 लगा देंगे तब भी बैलेंस हो जाएगी। तो रिएक्शन बैलेंस करना सबसे आसान काम होता है, इसमें तो फ्री के नंबर होते हैं रिएक्शन को बैलेंस करना। सब बस आपको जो आप कंपाउंड लिख रहे हो वो सही लिखने हैं। जैसे कैल्शियम कार्बन को CaCO3 लिखा जाता है, HCl को HCl, कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2 लिखा जाता है, वाटर को H2O लिखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखा है। अगर ये सब आपने सही लिख लिए फिर तो आप बैलेंस कर ही लोगे। अगर आपने यही गलती कर दी ना लिखने में तो आपका आंसर थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो कंपाउंड होगा कौन सा होगा, मेटल कार्बोनेट, यानी कि वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। और जब भी एसिड से रिएक्शन करते हैं हमारे जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। तो इससे हमारा समझ आ गया कि जो हमारा कंपाउंड है वो एक्चुअली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्टिविटी 2.7 और जो हमारे 3 क्वेश्चन थे उससे मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मुझसे कोई कमी रह गई हो समझाने में तो उसे भी लिखिएगा कि भैया आपको ये वाला पॉइंट भी बताना चाहिए था, तो फिर उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, यानी कि पार्ट 6 के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।